रासायनिक विस्थापन। अपने इससे पहले पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो कौन से नाभिक, एनएमआर स्पेक्ट्रम होता क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो कोस्मिक गामा, एक्सरे, पराबैंगनी दर्शक, अवरक्त, अवरक्त, अति अवरक्त, चरम अवरक्त, लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, रेडियो तरंगे, उसमें से कौन सी विकिरणों का अध्ययन किया जाता है? ये पढ़ा था। आर से ध्यान रखना, रेडियो तरंगों का अध्ययन किया जाता है और रेडियो तरंगों के अवशोषण द्वारा नाभिक के अंदर ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियन है, जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन है, उसका संक्रमण होता है। तो रेडियो तरंगों से फिर पता क्या था, एनएमआर स्पेक्ट्रम में एनएमआर सिग्नल की संख्या कितनी आएगी? तो एनएमआर सिग्नल कितनी आएंगे वो पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल आते हैं। जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल आते हैं। अब ये तो बता रहा था कि नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो नंबर के पता चलने के बाद में एनएमआर सिग्नल है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, वो आज पढ़ने जा रही हैं कि एनएमआर सिग्नल है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उसका अपने अध्ययन करेंगे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है, रेफरेंस के रूप में यानी कि संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है, वो होता है टीएमएस। टीएमएस का अर्थ है टेट्रा मिथाइल सिलेन। टीएमएस टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन काम में लिया जाता है वो रेफरेंस के रूप में। रेफरेंस का अर्थ ये मानो कि जैसे मान लो किसी को अपनी पोजीशन बतानी हो तो मान लो कि रेफरेंस के रूप में अपने मान लिया गवर्नमेंट कॉलेज को, कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप कितने दूर हो, कि गवर्नमेंट कॉलेज से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर या 500 मीटर दूर, कितने दूर हो, तो वो रेफरेंस के रूप में माना है वो गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पर टीएमएस है यानी कि टेट्रामेथिलसिलेन है, उसको रेफरेंस मानकर दूसरा संकेत कहाँ पर प्राप्त हो रहा है इसके आधार पर दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये टीएमएस है, टीएमएस का संकेत यहां पर प्राप्त हुआ। टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन होता है यानी कि सिलिकॉन के चारों तरफ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। 4 मिथाइल ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे? टेट्रा मिथाइल सिलेन, इसे कहा जाता है टेट्रा मिथाइल सिलेन, टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन, टीएमएस। और ये टीएमएस काम में लिया जाता है, वो किस रूप में काम में लिया जाता है? रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है। रेफरेंस का मतलब है कि कोई भी, जैसे ये टीएमएस का संकेत यहाँ प्राप्त हुआ है, कोई भी दूसरा संकेत टीएमएस से कितनी दूरी प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई संकेत प्राप्त हुआ, ये किसी प्रोटॉन का संकेत है, ये कोई प्रोटॉन का संकेत है, कोई प्रोटॉन का संकेत प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो ये टीएमएस से कितनी दूरी प्राप्त हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है? इस दूरी को क्या कहा जाता है? केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। कोई भी संकेत टीएमएस से कितना दूरी पर प्राप्त हुआ है उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल शिफ्ट कहा जाता है, यानी कि रासायनिक
विस्थापन कहा जाता है। केमिकल शिफ्ट यानी कि रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। तो रासायनिक विस्थापन क्या है? कोई भी संकेत टीएमएस से कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है वो रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। टीएमएस और ये जो प्राप्त होता है इसे कहा जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम। और जहाँ पर टीएमएस का संकेत आता है उसके लिए दो प्रकार के पैमाने होते हैं। एक पैमाना होता है डेल्टा और एक पैमाना होता है टो। जैसे किसी को मापने के लिए पैमाना, जैसे लंबाई को मापने के लिए पैमाना क्या होता है? मीटर होता है। मीटर के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में या इंच के रूप में दूरी मापने। इसी प्रकार से केमिकल शिफ्ट मापने के या तो पैमाना डेल्टा होता है या क्या होता है? टो होता है। डेल्टा और टो का जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। तो टीएमएस के लिए डेल्टा का मान तो 0 होता है, टीएमएस के लिए टो का मान 10 होता है। तो ये भी ऐसे याद रह जाएगा। टीएमएस, टीएमएस है के लिए टो यानी कि टो, टीएमएस के लिए टो, ये भी टी से शुरू है, ये भी टी से शुरू है। टीएमएस के लिए टो का मान कितना होता है? 10 होता है। ये भी टी से शुरू। टीएमएस के लिए टो 10 होता है। तो टीएमएस के लिए टो का मान कितना है? 10 होता है। और डेल्टा और टो का जोड़ हमेशा 10 होता है। डेल्टा और टो का जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। तो डेल्टा का मान क्या हो गया? 0 हो गया। टीएमएस के लिए टो 10 हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर जो ये प्रोटॉन का संकेत हुआ है प्राप्त, ये डेल्टा बराबर 5 पर प्राप्त हुआ है। तो केमिकल शिफ्ट कितनी हो गई? 0। यहाँ पर 5 था तो केमिकल शिफ्ट का मान कितना हो गया? 5। तो इस प्रकार से केमिकल शिफ्ट बताई जाती है। वो टीएमएस से कोई भी संकेत है वो कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है उसको बताने के लिए ये दो प्रकार के पैमाने लिए जाते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है? केमिकल शिफ्ट। यानी कि किसी भी प्रोटॉन का संकेत टीएमएस से कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है उसको कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट के द्वारा दो प्रकार से बताएंगे अपने कि शील्डिंग क्या होती है, डीशील्डिंग क्या होती है। डीशील्डिंग का अर्थ होता है टीएमएस से संकेत बहुत दूर चला जाए, तो दूर चला जाए तो इसको क्या कहेंगे? डीशील्डिंग। और यदि कोई संकेत टीएमएस के नज़दीक प्राप्त होता है उस प्रोटॉन को कहेंगे शील्डेड प्रोटॉन। और इस घटना को क्या कहेंगे? शील्डिंग। यानी कि शील्डिंग शील्डिंग में जो एनएमआर संकेत है वो टीएमएस के नज़दीक बनेगा और डीशील्डिंग में एनएमआर संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होगा। अब बात आती है कब शील्डिंग होती है, कब डीशील्डिंग होती है। केमिकल शिफ्ट अपने ध्यान आ गया। और ये जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है वो टीएमएस काम में लिया जाता है। तो ये केमिकल शिफ्ट क्या होती है? कुल मिलाकर क्या है कि अलग अलग प्रकार के प्रोटॉनों का एनएमआर संकेत अलग अलग जगह प्राप्त होता है। कुछ प्रोटॉनों का संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, कुछ प्रोटॉनों का संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होता है। उच्च क्षेत्र व निम्न क्षेत्र का निर्धारण प्रोटॉनों के चारों ओर के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से होता है। जब भी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब भी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां पाई जाती है, ये आप सभी जानते हो। जैसे देखो कोई भी किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का संकेत हो सकता है कि वो उच्च क्षेत्र में प्राप्त हो या फिर हो सकता है वो निम्न क्षेत्र में प्राप्त हो। अब आप कहोगे भी उच्च क्षेत्र क्या होता है, निम्न क्षेत्र क्या होता है? इसके लिए समझो यदि कोई संकेत टीएमएस के नजदीक आता है इसको कहा जाता है उच्च क्षेत्र, और टीएमएस से दूर चला जाता है
तो इसको कहा जाता है निमन क्षेत्र। और टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है इस ऐसे प्रोटोनों को कहा जाता है शील्डेड प्रोटॉन। ऐसे प्रोटोनों को क्या कहा जाता है? शील्डेड प्रोटॉन। और इस घटना को क्या कहा जाता है? शील्डिंग कहा जाता है। जबकि कुछ प्रोटॉन का संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होता है, ऐसे प्रोटोनों को कहा जाता है डीशील्डेड। डीशील्डेड। और इस घटना को क्या कहा जाता है? डीशील्डिंग कहा जाता है। इस घटना को डीशील्डिंग कहा जाता है, यानी कि विपरिरक्षण। नजदीक आने को शील्डिंग कहा जाता है, यानी कि परिरक्षण। परिरक्षण और डीशील्डिंग कहा जाता है विपरिरक्षण। परिरक्षण का अर्थ होता है बचाना, परिरक्षित कर देना। यानी कि दोबारा सुने, अलग अलग प्रकार के प्रोटॉनों का संकेत अलग अलग जगह प्राप्त होता है। कुछ प्रोटॉनों का संकेत टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है, कुछ प्रोटॉनों का संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होता है। जिन प्रोटॉन का संकेत टीएमएस से नजदीक प्राप्त होता है उसे शील्डेड प्रोटॉन कहा जाता है, और जिस प्रोटॉन का संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होता है उसको डीशील्डेड प्रोटॉन कहा जाता है। शील्डेड प्रोटॉन और डीशील्डेड प्रोटॉन कौन से होते हैं, अपने को कैसे पता चलेगा? अपने को पता चलेगा उसके बाहरी वातावरण से। अब बाहर का वातावरण कैसा है? जैसे मान लो कि अपने कोई लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, तो अपने जैसे मान लो कोई रिश्ता वगैरह सगाई वगैरह करते हैं तो कैसे देखते हैं कि ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? तो उनके की स्टडी की जाती है, अपने उसके वातावरण, किस वातावरण में रह रही हैं, उनके साथी कैसे कहें, पड़ोसी कैसे कहें, पूरा कैलकुलेशन करने के पश्चात अपने को पता चलता है कि अच्छा ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। इसी प्रकार से प्रोटॉन, कौन से प्रोटॉन शील्डेड है, कौन से प्रोटॉन डीशील्डेड है, कैसे पता चलेगा? उसके बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण यानी कि उसके चारों तरफ के प्रोटॉन किस प्रकार के हैं, चारों तरफ के एटम किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि ये प्रोटॉन शील्डेड है या प्रोटॉन डीशील्डेड है, प्रोटॉन परिरक्षित है या प्रोटॉन विपरिरक्षित है। यदि परिरक्षित प्रोटॉन है, शील्डेड प्रोटॉन है, तो उसका संकेत एनएमआर टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है। यदि डीशील्डेड है या विपरिरक्षित है तो इसके जो संकेत है वो टीएमएस से दूर प्राप्त होते हैं। और टीएमएस के नजदीक वाले को कहा जाता है उच्च क्षेत्र, जबकि टीएमएस से दूर वाले क्षेत्र को कहा जाता है निम्न क्षेत्र। और टीएमएस है उसका उपयोग रेफरेंस के रूप में किया जाता है। अब कोई भी, यहाँ तक कि कोई एटम होता है वो भी एक ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई सूक्ष्म चुंबक हो, क्योंकि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसमें एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है। अपनी अक्ष पर घूमने वाली गति को कहा जाता है स्पिन मोशन। अपनी अक्ष पर इस प्रकार की गति, लट्टू की बाती, इसको कहा जाता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन यानी कि चक्रण गति। कौन सी गति है भैया? चक्रण गति। जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इस प्रकार से ये चक्कर लगाता है, सभी इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से भी चक्कर लगाते हैं। इस गति को कहा जाता है कक्षीय गति। इन दोनों गतियों के फलस्वरूप एक स्पिन मोशन और कक्षीय गति। कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है
तो एक सूक्ष्म धारा बहती है, और जब धारा बहती है तो धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा बात आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ी होगी, ओरस्टेट नाम के वैज्ञानिक ने ऐसा बात बताई थी। ओरस्टेट ने बताया था कि कोई भी तार है या कोई कहीं भी धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र अवश्य उत्पन्न होगा। इसी प्रकार धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है तो धारा ऐसे बह रही है, और धारा बहेगी, सूक्ष्म धारा है तो एक सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर परमाणु है वो छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसमें क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है। अब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न परमाणु के अंदर खुद में उत्पन्न हो जाता है, और अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम लेने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया जाता है। यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र अपने बाहर से लगाया, मान लो ये बाहर से लगाया, एक चुंबकीय क्षेत्र परमाणु में खुद में उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा यदि समान हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। इसको कहा जाता है डीशिल्डिंग। और यदि ऐसा उल्टा हो जाए कि बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाए तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये प्रभावी है, तो इसको कहा जाता है शील्डिंग। तो अब बात करते हैं अपने शील्डिंग क्या होती है, डी शील्डिंग क्या होती है, अपने बात की कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, शील्डिंग डी शील्डिंग को विस्तार से अपने पढ़ेंगे। उच्च क्षेत्र क्या होता है, निम्न क्षेत्र क्या होता है, टीएमएस क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, टो क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये पैमाना क्या होता है, शील्डिंग क्या होता है, परिरक्षण क्या होता है, इसका अध्ययन करते हैं। परिरक्षण, तो परिरक्षण में क्या होता है इसको अपने समझेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस के रूप में टीएमएस काम में लिया जाता है। टीएमएस होता है टेट्रामेथिलसिलेन। टेट्रामेथिलसिलेन में सिलिकॉन के चारों तरफ 4 मिथाइल समूह जुड़े होते हैं। और परिरक्षण में क्या होता है कि यदि कोई संकेत टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है तो इस घटना को कहा जाता है शील्डिंग यानी परिरक्षण, और कोई भी संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होता है उसको कहा जाता है डी शील्डिंग या बी परिरक्षण। और टीएमएस के नजदीक वाले क्षेत्र को कहा जाता है उच्च क्षेत्र, और टीएमएस से दूर वाले क्षेत्र को कहा जाता है निम्न क्षेत्र। और टीएमएस और संकेत के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। अपने अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो एक सूक्ष्म धारा बहती है, एक सूक्ष्म धारा बहती है। और जब भी कोई धारा बहती है तो ओरस्टेट के नियम के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब भी कोई धारा बहती है तो ओरस्टेट के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम जब भी लिया जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम जब भी लिया जाता है तो क्या करते हैं, एक बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है। जैसे देखो कोई भी, ये मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है जो पदार्थ जो अपने लिया है, किसी भी अणु का जो स्पेक्ट्रम लेना चाह रही है अपने उसका लिया है, तो अपने ऐसे कह दें पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था। तो यानी कि कोई भी परमाणु है चाहे कोई अणु है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब भी बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, यदि बाहर से लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र और जो पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाए, ये पदार्थ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र इतना था और मान लो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना है, ये क्या है,
दोबारा देखें, ये मान लो पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। दोबारा से देखें, एक अपने किसी का भी स्पेक्ट्रम लेना होता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र अपने को लगाना पड़ता है। ये मान लो कि क्या है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लो कि आप कितना चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया गया, और अपने जानते हैं कि अणु है वो खुद भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। यदि मान लो इनकी दिशा विपरीत हो, अणु द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से है, उसकी उल्टी है, ये क्या है, अपने ऐसे कह दें पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र है वो पदार्थ ने खुद ने उत्पन्न किया है, बाहर से अपने इतना लगाया था, मान लो बाहर से 10 लगाया था, पदार्थ ने उत्पन्न कर दिया 4, तो अब बचा कितना, और ये विपरीत हो गया, विपरीत हो गया तो जो बचा है वो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान अब क्या हो गया, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र इतना ही बचा। मान लो 10 में से उल्टा लग गया 4, तो बचा कितना, 6। तो ये क्या है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, यानी पदार्थ द्वारा बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत है, जिससे प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, परिरक्षण कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, परिरक्षण कहा जाता है, यानी कि परिरक्षण का अर्थ है शील्डिंग। इस घटना को क्या नाम दिया, शील्डिंग, शील्डिंग यानी कि परिरक्षण कहेंगे इसे, शील्डिंग यानी कि परिरक्षण। तो सबके ध्यान में आ गया होगा शील्डिंग क्या होती है। दोबारा सुनो कि कोई भी नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्स पर भी घूमता है, इस गति को कहा जाता है चक्रण गति, और नाभिक के चारों ओर भी घूमता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूमता है, इसको कहा जाता है कक्षीय गति। कक्षीय गति व चक्रण गति दोनों के कारण ही परमाणु है वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी समाल मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसके फलस्वरूप इसका एक चुंबकीय क्षेत्र है। और यदि देखो जैसे मान लो पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है, यानी कि ऐसे है, और अपने पदार्थ ने मान लो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और अपने एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लगा दिया, इधर एन रखा और इधर एस रखा, तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लग गया, ऐसे तो लग गया, लेकिन पदार्थ ने उत्पन्न किया है उसकी दिशा क्या है, नीचे। तो अब प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र कितना बचा, इतना बचा, यानी कि जब बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाता है, कम आ जाता है। इसी घटना को परिरक्षण कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। इस घटना का नाम क्या हुआ भाई, पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो, इस घटना को शील्डिंग कहा जाता है। और शील्डिंग का अर्थ होता है बचाना। बाहर से इतना चुंबकीय क्षेत्र रखा तो रक्षा कितनी की इसने, इसकी रक्षा करने के लिए इसने बाहर से लगा इतना महसूस ही नहीं होने दिया, महसूस कितना होने दिया, इतना ही चुंबकीय क्षेत्र महसूस होने दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या की है, रक्षा की है, शील्ड की है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शील्डिंग यानी कि परिरक्षण। और टीएमएस होता है, टीएमएस से टेट्रामेथिलसिलेन
में 4 मिथाइल समूह जुड़े होते हैं। ये हाईली शिल्डेड होता है। ये कैसा होता है? हाईली शिल्डेड होता है। हाईली शिल्डेड होने के कारण इसका जो संकेत है वो बहुत ही निम्न क्षेत्र में प्राप्त होता है। जहां भी प्राप्त होता है उसको डेल्टा 0 कहा जाता है। और टो का मान इसके लिए क्या रख दिया? 10। यानी कोई भी संकेत है वो कम से कम कहाँ प्राप्त हो सकता है? कम से कम किसका प्राप्त हो सकता है? टीएमएस का। और का भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन टीएमएस है वही यूज क्यों किया जाता है? रेफरेंस के रूप में। तो इसका कारण क्या है? ये एक स्टेबल है। ऐसा नहीं कि अपने इन अनस्टेबल हो इसको डाल दें तो ये किसी के साथ क्रिया कर लेगा। यानी कि स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? ये कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है यानी कि क्रियाशील नहीं है। यानी रेफरेंस के रूप में काम में लेना होगा तो जिस कंपाउंड का एनएमआर संकेत ज्ञात करें उसके अंदर थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा, तभी तो इसका संकेत आएगा। यदि ये ज़्यादा क्रियाशील होगा तो जिस कंपाउंड के साथ मिलाएंगे उसी के साथ क्या कर लेगा? ये क्रिया कर लेगा। तो ये, लेकिन ये क्रिया करता नहीं, कम क्रियाशील है यानी क्रियाशील नहीं है। स्टेबल है यानी कि ऐसा ही नहीं है कि जिसके साथ मिलाए टूट ही गया। तीसरी बात क्या है? ये हाईली शिल्डेड है यानी कि बहुत ज्यादा परिरक्षित है। हाईली शिल्डेड है जिसके कारण इसका संकेत है वो उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी कि डेल्टा का मान है उच्च क्षेत्र का मतलब क्या है? डेल्टा का मान क्या है? कम है। डेल्टा का मान कम कितना है? डेल्टा का मान 0। तो टो क्या पाएगा? अधिक। टो का मान क्या है? 10। तो इसीलिए ये टीएमएस का ही उपयोग रेफरेंस के रूप में करते हैं। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस है वही रेफरेंस के रूप में क्यों काम में लिया जाता है? और या फिर ऐसे आ जाए कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस के रूप में क्या काम में लिया जाता है और क्यों काम में लिया जाता है? तो क्या काम में लिया जाता है? वो टीएमएस काम में लिया जाता है। टेट्रामेथाइल सिलेन। टेट्रामेथाइल सिलेन। टेट्रामेथाइल सिलेन काम में लिया जाता है। क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि ये क्या है? स्टेबल कंपाउंड है, क्रियाशील नहीं है, हाईली परिरक्षित है यानी कि हाईली शिल्डेड प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन है इसमें। अब प्रोटॉन होता है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होते हैं एनएमआर संकेत की ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी एनएमआर संकेत दृष्टिगोचर हो जाता है, दिख जाता है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखो, एक ही कंपाउंड में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12 प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर एनएमआर संकेत है वो अपने को सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो यानी कि जब एनएमआर स्पेक्ट्रम लेंगे तो एनएमआर संकेत आ जाएगा। कम मात्रा में टीएमएस डालने से ही संकेत अच्छा प्राप्त हो जाएगा। उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है क्योंकि जब भी कोई एनएमआर संकेत लेते हैं अपने, तो एनएमआर संकेत कहाँ से प्राप्त होता है? यदि वो टीएमएस के नज़दीक प्राप्त होता है तो इसको कहा जाता है उच्च क्षेत्र। वो टीएमएस से दूर प्राप्त होता है तो इसको कहा जाता है निम्न क्षेत्र। तो ये जो टीएमएस है, कोई भी मान लो ये संकेत प्राप्त हुआ तो इस संकेत को क्या कहेंगे? उच्च क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और यदि ये संकेत कोई दूर प्राप्त होता है इसको क्या कहेंगे? ये निम्न क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। उच्च क्षेत्र वाले को क्या कहेंगे? शिल्डेड। शिल्डेड प्रोटॉन कहेंगे। और निम्न क्षेत्र वाले को क्या कहेंगे? डीशिल्डेड प्रोटॉन कहेंगे। तो एक शिल्डेड प्रोटॉन है, एक डीशिल्डेड प्रोटॉन है। यानी कि उच्च क्षेत्र में उसको शिल्डेड प्रोटॉन कहेंगे, निम्न क्षेत्र में उसको डीशिल्डेड प्रोटॉन कहेंगे। तो शिल्डेड प्रोटॉन है, इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को अपने शील्डिंग कहेंगे। इस घटना को शील्डिंग कहेंगे, यानी कि
परिरक्षण कहेंगे। और यदि संकेत है वो थोड़ी दूर प्राप्त हो रही है टीएमएस से, यानी कि टीएमएस के लिए डेल्टा का मान 0 होता है। ये मान लो डेल्टा का मान 1 पर प्राप्त हुआ है, ये डेल्टा का मान 9 पर प्राप्त हुआ है, तो ये डिशिल्डेड है। ऐसा एक नो रूल नहीं है कोई, बस टीएमएस के नज़दीक है तो उसको उच्च क्षेत्र, टीएमएस से दूर है तो इसको निम्न क्षेत्र। और टीएमएस क्या है, एक रेफरेंस के रूप में काम में लिया है। रेफरेंस के रूप में क्यों काम में लिया? स्टेबल है, क्रियाशील नहीं है। स्टेबल है इसका मतलब क्रियाशील नहीं है, ये तो लगभग एक बात होगी ना। स्टेबल होगा इसका मतलब क्रियाशील नहीं है। परिरक्षित है, परिरक्षित का मतलब हाईली शील्डेड है। उच्च क्षेत्र में संकेत प्राप्त होता है, डेल्टा का मान 0 पर प्राप्त होता है। जहां पर प्राप्त होता है इसको 0 मान लिया गया। और भी काम में लिए जाते हैं रेफरेंस के रूप में, ऐसा नहीं है टीएमएस ही काम में लिए जाते हैं, और भी काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से टीएमएस का उपयोग ही किया जाता है। हाँ, टीएमएस के कोई संकेत प्राप्त नजदीक होता है तो उस क्षेत्र कहा जाता है, इसको शील्डेड कहा जाता है। यदि मान दूर प्राप्त होता है, डेल्टा का मान बढ़ गया तो डिशिल्डेड कहा जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रख लो, डी समानुपाती डी समानुपाती डी समानुपाती, यानी कि डिशिल्डेड प्रोटॉन के लिए डेल्टा है वो बड़ा होता है, यानी कि डीशिल्डिंग समानुपाती डेल्टा। जितनी डीशिल्डिंग होगी उतने डेल्टा बढ़ेगा। और इस संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होगा। निम्न क्षेत्र का मतलब है डाउन फील्ड में प्राप्त होगा। संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होगा, यानी कि डीशिल्डिंग से डेल्टा बढ़ जाता है, संकेत डाउन फील्ड में चला जाता है। ऐसा कब होता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो 4D से याद रखना, यानी कि डीशिल्डिंग से डेल्टा बढ़ जाता है, संकेत डाउन फील्ड में प्राप्त होता है, और संकेत डाउन फील्ड में प्राप्त होता है। ऐसा तब होता है जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाएं, यानी प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाएं। कैसे समझो इस बात को? जैसे CH3 CH2 F है, F इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये खिंचाव बल इस प्रोटॉनों पर ज्यादा पड़ेगा, तो इनकी क्या होगी? डीशिल्डिंग होगी। इन प्रोटॉनों के संकेत डाउन फील्ड में चले जाएंगे। इन प्रोटॉनों के संकेत कहाँ चले जाएंगे? डाउन फील्ड में चले जाएंगे। इनके डेल्टा अधिक आएगा। इस घटना से डीशिल्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? डेफिशिएंसी। यहाँ पर क्या हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हो रही है वो थोड़ा सा देखो। जैसे देखो CH3 CH H और F कह दूं मैं, H को अलग अलग दर्शा दिया। फ्लोरीन की विद्युतता 4 दुनिया में सबसे ज्यादा होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये खिंचाव बल कार्बन पर पड़ेगा, कार्बन से जुड़े हुए परमाणु से ये खींचेगा। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? बहुत दूर जा रही है। हाइड्रोजन के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो डेल्टा बढ़ेगा, डीशिल्डिंग होगी, डाउन फील्ड में चला जाएगा। तो ये तो प्रभावित करने वाले कारक अपने ज्यादा पड़ेंगे। ये बता दिया कि टीएमएस का उपयोग क्यों किया जाता है, और ये बता दिया कि इस घटना को शील्डिंग क्यों कहा जाता है, शील्डिंग क्या होती है, इस घटना को शील्डिंग ही क्यों कहा। तो ये सभी बातें विचार बता दी गई है। फिर भी थोड़ा दोबारा सुनो शील्डिंग के बारे में। जब बाहर से लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। इसे परिरक्षण कहा जाता है। परिरक्षण के फलस्वरूप डेल्टा के मान में कमी आ जाती है, संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिखा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अपने डीशिल्डिंग की। अपने बात करते हैं डीशिल्डिंग क्या होती है। शील्डिंग के पश्चात बात आई डीशिल्डिंग की। अब थोड़ा सा बता दें आपको, ध्यान से समझोगे तो वही बात बार बार रिपीट हो रही है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये टॉपिक चल रहा है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस के रूप में
TMS यानी कि टेट्रा मेथाइल सिलेन काम में लिया जाता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस के रूप में TMS यानी कि टेट्रा मेथाइल सिलेन काम में लिया जाता है। टेट्रा मेथाइल सिलेन का संकेत डेल्टा बराबर 0 पर प्राप्त होता है। ये TMS का संकेत है। अब TMS का संकेत डेल्टा 0 पर क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि TMS के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो 12 होते हैं, वो हाईली शील्डेड होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा विपरिरक्षित होते हैं। ये सभी के सभी प्रोटॉन हैं वो बहुत परिरक्षित होते हैं। अब परिरक्षण क्या होता है? परिरक्षण होता है यदि बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है और अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आ जाती है। इस घटना को परिरक्षण कहा जाता है। और ये सभी के सभी प्रोटॉन क्या होते हैं? परिरक्षित होते हैं यानी कि इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ द्वारा बाहर से लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? विपरीत है, जिसके कारण प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? कम है, जिसके कारण इनका डेल्टा कम पर प्राप्त होता है। TMS के नजदीक वाले क्षेत्र को कहा जाता है उच्च क्षेत्र, TMS से दूर वाले को कहा जाता है निम्न क्षेत्र। और TMS से कोई भी संकेत है उसकी दूरी को कहा जाता है केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। और केमिकल शिफ्ट के दो प्रकार होते हैं, शील्डिंग, डिशील्डिंग। ये केमिकल शिफ्ट कम है क्योंकि ये शील्डिंग है। यदि केमिकल शिफ्ट का मान ज्यादा हो इसी को भी क्या कहेंगे? केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट यानी कि रासायनिक विस्थापन का मान अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है? डिशील्डिंग कहा जाता है। तो दोबारा से सुनो, एक बात थोड़ा सा और देख लो। TMS क्यों काम में लिया है? क्योंकि ये स्टेबल है, कम क्रियाशील है, हाईली परिरक्षित है। इसका संकेत है वो उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है यानी कि बहुत कम डेल्टा पर प्राप्त होता है, ज़्यादा परिरक्षित होता है। उसका संकेत है वो उच्च क्षेत्र में चला जाता है। कोई भी प्रोटॉन यदि हाईली शील्डेड है यानी कि बहुत ज़्यादा परिरक्षित है तो उसका संकेत है वो कहाँ चला जाता है? उच्च क्षेत्र में चला जाता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? शील्डिंग कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कोई भी प्रोटॉन है वो कम परिरक्षित है तो उसका संकेत है वो, कोई भी प्रोटॉन कम परिरक्षित है तो उसका संकेत निम्न क्षेत्र में चला जाता है यानी कि उच्च डेल्टा पर चला जाता है। जैसे देखो ये TMS है, मान लो ये एक रेफरेंस के रूप में काम में लिया। इसके लिए डेल्टा का मान क्या होता है? 0 होता है। इसके लिए टो का मान 10 होता है। और टो ओवर डेल्टा का जोड़ है वो हमेशा, डेल्टा और टो का जोड़ हमेशा 10 होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। यदि कोई संकेत अब की बार अपने को संकेत प्राप्त हो रहा है वो है वो TMS से काफ़ी दूर है, यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये NMR संकेत है वो बहुत दूर प्राप्त हुआ। बहुत दूर का मतलब है डेल्टा का मान क्या है? उच्च है। डेल्टा का मान उच्च है। और बहुत दूर वाले क्षेत्र को कहा जाता है डाउनफील्ड। क्या कहा जाता है इसे? डाउनफील्ड। डाउनफील्ड का मतलब है इसे निम्न क्षेत्र कहा जाता है। और TMS के नजदीक वाले क्षेत्र को कहा जाता है उच्च क्षेत्र। तो यदि NMR संकेत TMS से दूर प्राप्त होता है इसको निम्न क्षेत्र कहते हैं। डेल्टा का मान उच्च होता है, डाउनफील्ड। ऐसा कब होता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास कुछ रुपये हैं लेकिन चोर आ गई, वो अपने रुपयों को छीन रही है, अपने रुपयों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
तो अपने पास क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है तो एनएमआर संकेत टीएमएस से बहुत दूर चले जाते हैं और इसी घटना को क्या कहा जाता है, डीशिल्डिंग कहा जाता है। ऐसा कब होता है, मान लो कोई बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये क्या है, ये मानो कि ये है बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। अणु में भी खुद भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लो कि ये क्या हुआ, पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, पदार्थ में कह दें या अणु में कह दें, अणु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, अणु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, देखो बाहर से इतना लगाया, अणु में खुद का इतना हो गया उत्पन्न, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, इतना हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ये क्या है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो गई है। इस घटना को क्या कहा जाता है, डीशिल्डिंग कहा जाता है। इस घटना को क्या नाम दूं, इस घटना को नाम दिया गया है डीशिल्डिंग। डीशिल्डिंग, तो देखो डीशिल्डिंग क्या होती है, ध्यान से समझो। बात कुछ ऐसे है कि जब पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर से लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान होती है, तो पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर से लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान होती है, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। बाहर से इतना लगाया, पदार्थ ने इतना हुआ, तो प्रभावी कितना हो गया, बढ़ गया, दोनों का जोड़ हो गया। तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे ये एनएमआर स्पेक्ट्रम है, जिससे जो एनएमआर सिग्नल है वो कहाँ चला गया है, उच्च क्षेत्र में चला, निम्न क्षेत्र में चला गया है। इसी घटना को क्या कहा, डीशिल्डिंग कह दिया। यदि संकेत इधर आता तो इसको शिल्डिंग कहता है, यानी कि डीशिल्डिंग का विपरिरक्षण कह दिया। ये परिरक्षण नहीं है, ये विपरिरक्षण है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, विपरिरक्षण कह देंगे इसको, डीशिल्डिंग यानी कि विपरिरक्षण। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या कई कारक होते हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि कब शिल्डिंग होती है, कब डीशिल्डिंग होती है। तो कुल मिलाकर डीशिल्डिंग से डेल्टा का मान बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप ऐसे याद रखो, कैसे रखें याद, कि डी समानुपाती, डी समानुपाती, डी समानुपाती डी, 4 डी है, डी 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 डी। डी क्या है, ये डी बताता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो फिर क्या होता है भाई, डेल्टा का मान बढ़ता है। ये क्या है, डेल्टा है, डेल्टा का मान, डेल्टा का मान बढ़ता है। जितनी कमी होती है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कमी जितनी होगी उतनी ज्यादा डेल्टा का मान बढ़ता है। डेल्टा का मान बढ़ेगा तो संकेत कहाँ चले जाएंगे, संकेत कहाँ चले जाएंगे, संकेत नानी के चले जाएंगे, यानी कि बहुत दूर चले जाएंगे। संकेत कहाँ चले जाएंगे, बहुत दूर, कहाँ, डाउन फील्ड में। संकेत डाउन फील्ड में चले गए, डाउन फील्ड का मतलब है निम्न क्षेत्र में चले गए हैं। और
इस घटना को ही क्या नाम दे दिया, इस घटना को क्या नाम दूं, इस घटना को डीशिल्डिंग कहा जाता है, यानी कि इस घटना को भी परिरक्षण कहा जाता है। तो क्या है परिरक्षण, क्या है विपरिरक्षण। तो कुल मिलाकर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, संख्या डाउन फील्ड में चले जाएंगे, इस घटना को डीशिल्डिंग कहेंगे। तो ये डी 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 डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा बढ़ रहा है, संख्या डाउन फील्ड में जा रहा है, इसी घटना को डीशिल्डिंग कहा है। तो क्या है शिल्डिंग और क्या है डीशिल्डिंग, सबके ध्यान में आई क्या बात। कुल मिलाकर डीशिल्डिंग में डेल्टा का मान बढ़ जाता है। डेल्टा और टो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, डेल्टा बढ़ती है तो टो कम हो जाती है, डेल्टा बढ़ती है तो टो कम हो जाती है, कोई बढ़ता है तो कोई घट भी जाता है, डेल्टा बढ़ता है तो टो कम हो जाती है। जैसे देखो अपनी एक एग्जाम्पल के तौर पर लें, CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है। देखो फ्लोरीन की En ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगी तो डेल्टा ज्यादा होगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा तो यहां पर डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पर डेल्टा तुलनात्मक रूप से क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि ये प्रोटॉनों का संकेत, इन प्रोटॉनों का संकेत ज्यादा होगा, इन प्रोटॉनों का संकेत कम होगा। अब कितना कितना होगा वो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप ऐसे कह दो इसके लिए डेल्टा 1 है, इसके लिए डेल्टा 2 है, इसके लिए डेल्टा 3 है। तो डेल्टा 1 ज्यादा है, फिर डेल्टा 2 का नंबर है, फिर डेल्टा 3 का नंबर है। फ्लोरीन की En होती है 4 होती है, क्लोरीन की En होती है वो 3 होती है, ब्रोमीन की En होती है वो 2.8 होती है। और En क्या होती है, बंद के सहसंयोजक बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन में सबसे ज्यादा आकर्षित किया, फ्लोरीन ने आकर्षित किया तो इस प्रोटॉनों के साथ इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी हुई, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, कमी हो गई तो डेल्टा बढ़ गया, डेल्टा बढ़ गया। देखो कमी ज्यादा हुई तो डेल्टा बढ़ गया। संकेत कहां चला जाएगा, टीएमएस बहुत दूर डाउन फील्ड में चला जाएगा। इसको निम्न क्षेत्र यानी कि डाउन फील्ड कहा जाता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, डीशिल्डिंग कहा जाता है। यानी कि ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व परमाणु कहीं जुड़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की कमी ला देगा, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी आने से वो डीशिल्डिंग करवा देगा, और डीशिल्डिंग से डेल्टा बढ़ जाता है। तो डीशिल्डिंग अधिक विद्युत ऋणी परमाणु आने से डीशिल्डिंग हो जाती है। और आपने एक एनुलिन पढ़ी होगी, एनुलिन में बाहर वाले डीशिल्डेड होते हैं, एनुलिन में बाहर वाले डीशिल्डेड होते हैं। बेंजीन के प्रोटॉन भी डीशिल्डेड होते हैं, एरोमेटिक होते हैं ना, एरोमेटिक उनके बाहर की तरफ प्रोटॉन होते हैं वो डीशिल्डेड होते हैं, अंदर वाले शिल्डेड होते हैं। तो बाहर वाले एरोमेटिक के बाहर वाले डीशिल्डेड, एक ही ध्यान रखो, एरोमेटिक के बाहर वाले डीशिल्डेड। तो एरोमेटिक के अंदर वाले शिल्डेड अपने आप ही हो जाएंगे। तो धन्यवाद, मैं राजेश लखेरा।